हेलो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, हमने कल इस टॉपिक पे एक वीडियो क्लास की थी और लगभग 8-9 स्लाइड तक हमने डिस्कशन किया था, जिसमें हमने ये जाना कि अवमूल्यन के बाद किस तरह के इम्पैक्ट इकोनॉमी में आते हैं। बेसिकली अवमूल्यन होता क्या है, क्यों किया जाता है, क्या अवमूल्यन करना हमेशा हितकारी होता है। तो हमने ये देखा कि अवमूल्यन जो है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कोई देश अपनी मुद्रा का करता है और बेसिकली उसका उद्देश्य जो है उसके लिए बीओपी को संतुलन में लाना होता है, जिसका करंट अकाउंट बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चला जाता है, एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं, इंपोर्ट्स बढ़ने लग जाते हैं। इट मीन्स कि उसके जो घरेलू क्षेत्र हैं, बिजनेस सेक्टर या हाउस होल्ड सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, इन तीनों का जो एब्जॉर्प्शन है वो अपनी जीएनपी से ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से वो लोग आयात ज़्यादा करने लग जाते हैं और इस तरीके से एब्जॉर्प्शन बढ़ने से उसके जो ट्रेड अकाउंट है या जिसको अपन करंट अकाउंट भी कह सकते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो इससे दूर करने के लिए कोई भी देश एक्सपोर्ट बढ़ाने की सोचता है, इंपोर्ट घटाने की सोचता है, तो अ, अवमूल्यन का तरीका अपनाता है, बहुत ही अंत में जाकर, क्योंकि अवमूल्यन से कई बार चीज़ें उल्टी भी हो जाती हैं, फ़ायदा होने के बजाय कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं, एक मार्शन लर्नर और एक एब्जॉर्प्शन अप्रोच। तो एब्जॉर्प्शन अप्रोच में जैसे जैसे मैं ये स्लाइड चेंज करती जा रही हूँ, आपको समझ आ रहा होगा कि हमने कल कहाँ तक इस पे चर्चा की थी, इसका फॉर्मूला और वो सब डिस्कस किया था, और अंत में हम आ गए थे यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन ऑन बीओपी। तो सबसे पहले हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब, जो हमने फॉर्मूले में स्मॉल ए लिया था, वो थी आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब। इसके वनिस्पत देखेंगे कि अवमूल्यन का क्या इम्पैक्ट होगा बीओपी के सुधार में। कहीं बीओपी सुधरने की बजाय और बिगड़ तो नहीं जाएगा। तो ये देखने के लिए हमने जाना कि यदि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब ए इट इज लेस देन 1, है ना, जैसे कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेस देन 1, with idle resources in the country, devaluation will increase exports and reduce imports। यानी कि यदि A का मूल्य 1 से कम होगा तो ही अवमूल्यन से उस देश को फायदा होगा। यदि A का मूल्य ग्रेटर देन 1 होगा तो उस देश का बीओपी जो है वो एडवर्स इम्पैक्ट में आ जाएगा, यानी सुधरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि लोग जो हैं वो और ज़्यादा स्पेंड करने लग जाएंगे और ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे जितनी कि उनकी जीएनपी है। इट मीन्स अवमूल्यन से भी इंपोर्ट्स को कम करने की कवायद वह देश नहीं कर पाएगा और एक्सपोर्ट्स भी उतने नहीं बढ़ पाएंगे। और इस सिचुएशन में, इन सच अ सिचुएशन, devaluation will not increase exports and reduce imports and BOP situation will worsen, यानी और ज़्यादा खराब बीओपी की स्थिति हो जाएगी। तो अंडर कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यदि पूर्ण रोजगार की स्थितियां हों और इफ ए इज ग्रेटर देन 1, द गवर्नमेंट विल हैव टू फॉलो एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी मेजर्स अलोंग विद डिवैल्यूएशन। यानी कि फॉरेन सेक्टर की दृष्टि से यदि कोई देश अवमूल्यन कर रहा है तो घरेलू दृष्टि से या घरेलू नीति के तहत उसको अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं, जो उसके सार्वजनिक व्यय हैं, उनको घटाना पड़ेगा, तभी जाकर अवमूल्यन का उचित असर जो कि वो देश चाहता है कि वो हो पाएगा। अल्टीमेटली ऐसा करने से, यानी दोनों नीतियां एक साथ इस तरीके से अपनाने से बीओपी सिचुएशन विल इम्प्रूव। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट्स, यानी कि अवमूल्यन का प्रभाव आय प्रभाव के रूप में या देश की जनता की आय पर प्रभाव डालकर किस तरीके से
प्रभावित होगा। तो लेट्स टेक द इनकम इफेक्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन। इफ देयर आर आइडियल रिसोर्सेज, यानी सामान्य स्थितियां हैं, कोई असामान्य स्थिति, युद्ध जैसी स्थिति नहीं है और आंतरिक शांति जैसी स्थितियां हैं, तो डिवैल्यूएशन इंक्रीजेस एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूसेस इंपोर्ट्स। यानी सामान्य परिस्थितियों में ही अवमूल्यन का प्रभाव ये होगा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स घटेंगे। किस देश में? जिस देश ने अवमूल्यन किया है। विद द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्रीज, इनकम इंक्रीजेस। तो क्या होगा? जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, भुगतान ज्यादा प्राप्त होंगे बाहर से और इनकम बढ़ेगी, है ना। जो डोमेस्टिक सेक्टर से उनकी इनकम बढ़ेगी। बढ़ी हुई इनकम क्या करेगी? द एडिशनल इनकम सो generated in the economy will further increase income via the multiplier इफेक्ट। चूंकि गुणक प्रभाव, निवेश गुणक हम पढ़ चुके हैं, उसके प्रभाव के बारे में हम जान चुके हैं। जब निवेश का स्तर बढ़ता है देश में, यानी लोगों की आय बढ़ती है, तो वो मांग बढ़ाते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, पुनः मांग बढ़ती है, पुनः उत्पादन बढ़ता है। तो इस प्रकार मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो सक्रिय हो जाता है और इनकम इफेक्ट जो जनरेट होगा अवमूल्यन के कारण, जब लोगों की आय बढ़ेगी तो निवेश गुणक प्रभावित होगा या गुणक प्रभाव पैदा होगा, जिस वजह से और भी ज्यादा फर्दर इनकम इंक्रीज हो जाएगी। दिस विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन बीओपी सिचुएशन। नेचुरली एक समय तक तो देश की इकोनॉमी में अच्छा असर आएगा, बीओपी सिचुएशन सुधरेगी, क्योंकि ज़्यादा पैसा बाहर से अंदर आ रहा है और कम पैसा अंदर से बाहर जा रहा है। इफ रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, यदि उस देश में जो मूल्यन कर रहा है पहले से ही संसाधन फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, तो फिर अवमूल्यन जो है वो बीओपी पे कैन नॉट करेक्ट एन एडवर्स बीओपी, यानी कि वो बीओपी की बुरी स्थिति को नहीं सुधार पाएगा, क्योंकि नेशनल इनकम कैन नॉट राइज, क्योंकि पहले से ही फुल्ली एम्प्लॉयड हैं संसाधन, और जो अतिरिक्त इनकम यदि आ गई तो उससे वहाँ उस अर्थव्यवस्था में डोमेस्टिकली इन्फ्लेशनरी कंडीशन पैदा ही हो जाएगी। इस तरीके से बीओपी सुधरने की बजाय बिगड़ जाएगा। रादर प्राइसेस में इंक्रीज देयर बाय रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स। यदि प्राइसेस बढ़ गई डोमेस्टिकली, क्योंकि संसाधन तो फुली एम्प्लॉयड पहले से ही है और पैसा और भी ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर सारा का सारा दारोमदार किस पे आएगा? चूंकि मांग के अनुसार पूर्ति बढ़ नहीं पाएगी, इसलिए प्राइसेस विल गो अप, और उससे फिर क्या होगा कि विदेशी वस्तुएं जो डोमेस्टिकली वस्तुओं से थोड़ी सस्ती नजर आएंगी, तो इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, और एक्सपोर्ट्स चूंकि घटेंगे क्योंकि हमारे यहाँ की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट्स भी घट जाएंगे, thereby worsening the BOP सिचुएशन। इस तरीके से भुगतान संतुलन की स्थितियां विपरीत हो जाएंगी। थर्ड है अपना टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट, यानी कि व्यापार शर्तों पे क्या प्रभाव डालता है अवमूल्यन। व्यापार शर्तें वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, है ना, सिंगल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल, ये बहुत सारे प्रकार थे व्यापार की शर्तों के। तो जो फेमस टर्म्स ऑफ ट्रेड जिसे एक आम आदमी भी जानता है, वो है आपका नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ना, जो एक इनकम फॉर्म में है और दूसरा फिजिकल फॉर्म में है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट जानने के लिए ये जो स्लाइड है आपके सामने खुली है, इसको हम डिस्कस करेंगे। द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑन नेशनल इनकम इज आल्सो थ्रू इट्स इफेक्ट्स ऑन द टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, द conditions under which devaluation worsens the terms of trade, नेशनल इनकम विल बी एडवर्सली अफेक्टेड एंड वाइस वर्सा। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जबकि अवमूल्यन के बाद जो देश अवमूल्यन कर रहा है वो अपनी बीओपी सिचुएशन को सुधरते हुए देखना चाहता है, वैसा घटित नहीं होता, बल्कि उल्टा हो जाता है। यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड सुधारने के लिए वो इंतज़ार करता है, अवमूल्यन करता है, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो सुधरने की बजाय उसके विपरीत हो जाती हैं, यानी उसके निर्यात भुगतान कम हो जाते हैं और आयात भुगतान ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे उसकी कंडीशन पहले की तुलना में ज़्यादा खराब हो जाती है। यदि अवमूल्यन करने वाले देश हैज़ टू export more goods in order to import the same quantity as before, consequently the trade balance deteriorates and national income
डिक्लाइंस। फिजिकल फॉर्म में भी हम इसके प्रभावों को देख सकते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड पे, और इनकम फॉर्म में भी टर्म्स ऑफ ट्रेड पे इनके प्रभावों को देख सकते हैं। जैसे इफ प्राइसेस आर फिक्स्ड इन बायर्स, यानी बायर्स कौन है? आपकी वस्तुओं को जो दूसरा देश खरीद रहा है, आप बेच रहे हो और दूसरा देश आपकी वस्तुओं को खरीद रहा है, ठीक है। इफ प्राइसेस आर फिक्स्ड इन बायर्स करेंसी आफ्टर डिवैल्यूएशन, द टर्म्स ऑफ ट्रेड improve because exports increase and imports declines। द क्योंकि क्या हो रहा है, डिवैल्यूएशन के बाद हमारी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जो ये आयात हैं वो भुगतान कैसे घटेंगे? यदि वहाँ भी उस देश में भी जो हमारी वस्तुओं का जो बायर है, यदि वहाँ उसकी वस्तुओं के दाम स्थिर रहेंगे, तब ही हमारी वस्तुओं की मांग वो बढ़ाएगा। यदि हमारे अवमूल्यन करने के बाद उस देश में कुछ ऐसे नीतिगत फैसले हो जाएं कि उसकी वस्तुओं की कीमतें जो हैं वो घट जाएं, तो फिर वो हमारी वस्तुओं की मांग बढ़ाने की बजाय अपनी खुद की वस्तुओं की मांग को ज़्यादा बढ़ा देंगे वहाँ के लोग। इसलिए हमारे अवमूल्यन के प्रभाव जो है वो कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनकम फॉर्म के रूप में भी डिवैल्यूएशन के प्रभावों को देख सकते हैं। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन फोर्थ पॉइंट है अवमूल्यन के प्रभावों को जानने का, कि डिवैल्यूएशन अफेक्ट्स द डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन इन अ नंबर ऑफ वेज। बहुत सारे तरीकों से डायरेक्ट एब्जॉर्प्शंस पे भी प्रभाव डालता है। दैट इट इफ, या इट की जगह इफ है, इफ द डिवैल्यूइंग कंट्री हैज आइडियल रिसोर्सेज। ये तो आपको मान्यता लेके ही चलनी पड़ेगी कि आदर्शतम स्थिति है और आदर्शतम उसके रिसोर्सेज हैं। एन एक्सपांशनरी प्रोसेस विल स्टार्ट with exports increasing and imports declining. Consequently, income will rise and so will absorption. ये रिपीटेशन जैसा ही है, बट पॉइंट के रूप में हम एक अलग पॉइंट दे सकते हैं। यदि शब्द सीमा आपके पास कम है तो आप इस पॉइंट को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बताना यही है कि जब निर्यात बढ़ेंगे, आयात घटेंगे, तो ज़्यादा इनकम जब हाथों में आएगी तो लोग जो है उनकी एब्जॉर्प्शन पावर भी बढ़ेगी। So will absorption. If the increase in absorption in less than the rise in income, BOP will improve, है ना। absorption की जो वृद्धि दर है वह नेशनल इनकम की वृद्धि दर से कम है, तो ही डिवैल्यूएशन के अच्छे इम्पैक्ट आएंगे, अदरवाइज डिवैल्यूएशन के इनवर्स इम्पैक्ट आएंगे। If the economy is fully employed and has also a BOP deficit, पहले से deficit है और fully employed situation भी है, तो national income cannot be increased by devaluing the currency। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड होंगे, पूर्ण रोजगार की स्थिति वहाँ नहीं होगी, तभी उस देश में अवमूल्यन के सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट है आपका रियल कैश बैलेंस इफेक्ट। माइक्रो में मेरे ख्याल, माइक्रो या मैक्रो, हाँ सॉरी मैक्रो में आपने मैं प्रीवियस में रियल कैश बैलेंस इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको एक बार मेमोराइज करने के लिए फिर से पढ़ लें। और यहाँ इसकी चर्चा जिस संदर्भ में कर रहे हैं हम, वो स्लाइड आपके सामने खुली है। व्हेन ए कंट्री डिवैल्यूएज इट्स करेंसी, इट्स डोमेस्टिक प्राइसेस राइज, ठीक है। इफ द मनी सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, द रियल वैल्यू ऑफ कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय द पीपल फॉल्स। टू replenish this cash balance, people start saving more. This can be possible only by reducing their expenditure or absorption. This is the real cash balance effect of devaluation. तो अवमूल्यन का जो रियल कैश बैलेंस इफेक्ट है वो हम उसकी बचत के माध्यम से समझा सकते हैं, कि यदि लोग बचत ज़्यादा करने लग जाएं, है ना, पीपल स्टार्ट सेविंग मोर, तो फिर ये कैश बैलेंस इफेक्ट पैदा हो जाता है। और यह पॉसिबल, इसको दूर करना तभी हो पाता है जबकि उनकी एक्सपेंडिचर या अब्जॉर्प्शन को कम किया जाए, ठीक है। दिस इज द रियल कैश बैलेंस इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ
ये उसी पॉइंट का और दूसरे शब्दों में एक्सप्लेनेशन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और यदि आपको ज़्यादा शब्द सीमा की ज़रूरत है तो आप इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। अन्यथा हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मनी इल्यूजन इफेक्ट। मनी इल्यूजन इफेक्ट भी मैक्रो का बहुत ही महत्वपूर्ण एक फ्रेज है और बहुत ही असाधारण स्थितियों में ये घटित होता है। द प्रेजेंस ऑफ मनी इल्यूजन ऑल्सो टेंड टू रिड्यूस डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। When prices rise due to devaluation, consumers think their real income have fallen. यानी कि अवमूल्यन के प्रभावों में एक इम्पैक्ट ये है कि जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो बाहर सामान ज़्यादा जाने लग जाता है, और देश में जब स्टॉक या सप्लाई थोड़ी कम होने लगती हैं तो प्राइस राइज हो जाती हैं देशवासियों के लिए। तो इसका इम्पैक्ट ये आता है कि लोग ये सोचने लग जाते हैं कि उनकी रियल इनकम घट रही है। When prices rise due to devaluation, consumers think that their real income have fallen. उनकी वास्तविक आय घट रही है, क्योंकि अब वो जितना पैसा बाजार लेकर जाते हैं अपने साथ, उतने में बास्केट ऑफ गुड्स उतनी नहीं खरीद पाते हैं जितनी वो पहले खरीद पा रहे थे। इसी को वो समझते हैं कि उनका जो रियल इनकम है वो गिर गई है। Even though their money incomes have risen, they have the money illusion under whose influence they reduce their consumption expenditure और direct absorption। अब क्या होता है, जब वो ऐसा सोचने लगते हैं तो फिर वो अपनी कंजप्शन में कटौती करने लगते हैं और इस तरीके से डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है ना। जबकि एब्जॉर्प्शन यदि उनका बढ़ता है तो ही अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। लेकिन यदि वो ये सोचते हैं कि हमारी रियल इनकम घट रही है तो फिर उनका ध्यान जो है वो थोड़ा सेविंग की तरफ ज़्यादा चला जाएगा और कंजप्शन को रिड्यूस करने लग जाएंगे, तो नेचुरली अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मांग घटने लगेगी। इस तरीके से डिवेल्यूएशन के प्रॉपर इम्पैक्ट्स हमें नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारे तभी बढ़ पाएंगे जब हमारे देश में एक्सपोर्ट लायक सामग्री जो है वो उनका उत्पादन यदि बढ़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, आय का पुनर्वितरण प्रभाव इसको बोल सकते हो आप। तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन फॉल्स ऑटोमेटिकली इफ डिवैल्यूएशन redistributes income in favor of people with high marginal propensity to save and against those with high marginal propensity to consume। देखिए, हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसकी होती है? निर्धन लोगों की मानी जाती है एमपीसी हाई होती है, और धनी लोगों की एमपीसी जो है वो कम होती है। धनी लोगों की जो एमपीएस है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा है तो वो सेव ज़्यादा करते हैं। आय के ऊंचे स्तरों पर उनकी सेविंग ही बढ़ती है, क्योंकि कंजप्शन बढ़ाने का एक सीमा ही होती है। तो कुल मिलाकर बढ़ती हुई आयों का प्रभाव जो है वो धनिक वर्ग पे ये आता है कि वो सेविंग बढ़ाते हैं, ना कि कंजप्शन बढ़ाते हैं। इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ वर्कर्स इज हायर देन दोज ऑफ प्रॉफिट अर्नर्स, एब्जॉर्प्शन विल बी रिड्यूस। ठीक है, तो यदि ज़्यादा एमपीसी वाले लोग कम कंजप्शन करने लग जाएंगे आफ्टर डिवेल्यूएशन बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ सप्लाई, तो एब्जॉर्प्शन उनका घटेगा और डिवेल्यूएशन के प्रभाव भी घट जाएंगे। तो इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन प्रोडक्शन सेक्टर आफ्टर devaluation, those sectors whose prices rise more than their costs, है ना, और production earn more profits than the other sectors whose costs rise more than their prices. Thus the effect of devaluation will be redistribute income in favor of the former sectors। इसकी भी ज़रूरत आपको तभी पड़ेगी पॉइंट की, जब आपको शब्द सीमा ज़्यादा चाहिए, तब आप इसको शामिल करें। अन्यथा जितना डिस्कशन हम इसका कर चुके हैं पॉइंट में उतना काफ़ी है। तो एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज, ये आपका 8वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट जो कि आपको स्लाइड में 8 नंबर पॉइंट दिख रहा है, उससे पहले 7वें पॉइंट का ही डिस्कशन चल रहा है। आपको ज़्यादा शब्द सीमा चाहिए तो उनको आप फैलाओ वहाँ तक, अन्यथा जितनी चर्चा की है हमने वो आपको काफ़ी रहेगी। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज, तो जो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन है इज ऑल्सो रिड्यूस इफ द गवर्नमेंट अडॉप्ट्स एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज विच आर डिफ्लेशनरी। यानी कि
एक सीमा से ज़्यादा यदि अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय घट जाए, उस देश की सरकार अपनी राजस्व, राजकोषीय जिसको अपन कह रहे हैं वो, और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से यदि एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज लागू करे, जिसको संकुचित मुद्रा नीति और संकुचित राजकोषीय नीति कहते हैं, तो फिर डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन जो है वो घट जाएगा. They will make devaluation successful in reducing BOP deficit, but they will create unemployment in the country. क्या होगा? विपरीत प्रभाव पैदा होंगे. एक तरफ तो बीओपी की सिचुएशन सुधरेगी, लेकिन दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थितियां पैदा होंगी, क्योंकि सार्वजनिक व्यय का घटना हमेशा ही अर्थव्यवस्था में छंटनी या बेरोजगारी दर का बढ़ना सामने लेके आता है. तो ये थे डिवोल्यूशन के प्रभाव. अब हम इसकी आलोचना वाले बिंदुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं. आपके सामने क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स दिए हुए हैं. द एब्जॉर्प्शन अप्रोच टू बीओपी डेफिसिट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. नंबर 1, नेग्लेक्ट प्राइस इफेक्ट्स. जो मार्शल अर्नर कंडीशन में जो प्राइस इफेक्ट्स ऑफ डिवेल्युएशन है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे, तो इसकी पहली आलोचना वही है कि वो प्राइस इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट करता है, बताता ही नहीं है कि एक्सपोर्टेबल गुड और की प्राइसेस या इम्पोर्टेबल गुड्स की प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट होंगे डिवेल्यूएशन के, यदि मांग की लोचें अलग अलग हैं दोनों देशों की, बेलोजदार है या ज़्यादा लोजदार है या कम लोजदार है, तो क्या इम्पैक्ट होंगे, इनकी चर्चा ये नहीं करता. कैलकुलेशन डिफ़िकल्टी, गणना में यह मुश्किल है. किसी भी देश के जो भी इम्पैक्ट ये बता रहा है अवमूल्यन के, उनकी गणना करना आसान नहीं है. इग्नोर्स इफेक्ट्स ऑफ ऑन अदर कंट्रीज, खाली अपने अपने देश की बात लेकर चल रहा है, जबकि अवमूल्यन के प्रभाव दूसरे देशों जिनसे हम व्यापार करते हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, उन पर भी हमारे इस डिसीजन के इम्पैक्ट आते हैं. यदि दूसरा देश भी रिटेलिएशन स्वरूप अवमूल्यन करेगा, तो फिर हमारे अवमूल्यन के प्रभाव जो है वो नलसम हो जाएंगे. नॉट ऑपरेटिव इन ए फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम. यदि किसी अर्थव्यवस्था में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम अपनाया गया है, बाजार के साथ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ उसकी विनिमय दरें कंपैटिबल नहीं हैं, तो अवमूल्यन के प्रभाव जो है वो उचित पैदा नहीं होंगे. और मोर एम्फेसिस ऑन कंजप्शन, सारा का सारा दारोमदार उपभोग पर ही कर दिया गया है इस कॉन्सेप्ट में. तो यह भी आलोचक कहते हैं उचित नहीं है, क्योंकि अन्य भी कंजप्शन के अलावा निवेश है और है, उन पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है. तो इस तरीके से आज हम अपना ये एब्जॉर्प्शन अप्रोच का जो टॉपिक है, जो कि बीओपी में सुधार लाता है, अवमूल्यन का एक मुख्य डिस्कशन का बिंदु है, किस तरीके से अवमूल्यन प्रभावित होगा, यह हर सरकार को पता होना चाहिए. उपयुक्त जितनी भी सिचुएशन हमने देखी है, उन सब का ज्ञान उस सरकार को पहले होना चाहिए, उस पर उसे रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद ही अवमूल्यन का कदम उठाना चाहिए. अन्यथा इतिहास गवाह है कि अवमूल्यन के बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े हैं. तो इस तरीके से हम अब इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं. यदि आपके दिमाग में ये प्रश्न उठे कि भारत में अवमूल्यन कब कब किया गया है, तो फिर आप इसे एक छोटे क्वेश्चन के रूप में तैयार करें. आपके पास बुक होगी या नेट की मदद ले सकते हैं कि भारत में जो है वो अपने रुपए का अवमूल्यन कब कब, कितनी बार और कितना कितना प्रतिशत किया गया है. तो एक छोटा क्वेश्चन आपका ये भी तैयार हो जाएगा. तो जो भी आपकी क्वेरीज हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं. आज की क्लास मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ. अपना ध्यान रखें. थैंक्स.